हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको नए नए नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के मिलते रहेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से है, और ये टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल डोग्मा क्या है। इसी को हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली ये क्या प्रोसेस है दोस्तों? ये हमारे बॉडी में मॉलिक्यूलर लेवल पे जो प्रोसेस होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, इसी को बोला जाता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे बॉडी में जो डीएनए होता है, डीएनए में नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, और ये जीन्स हमारे बॉडी के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं। तो ये कैरेक्टर ऐसे डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं होते। जीन है और जीन से डायरेक्टली प्रोटीन, डायरेक्ट कैरेक्टर ऐसे प्रोटीन बन के शो नहीं होते। तो बेसिकली होता क्या है, डीएनए जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन से एक एमआरएनए बनाता है। मतलब डीएनए की ही इंफॉर्मेशन कॉपी होती है किस पे? एक एमआरएनए पे, यानी डीएनए से आरएनए बनता है। और आरएनए एमआरएनए की ये जो इंफॉर्मेशन है, अब ये इंफॉर्मेशन यूज होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और फाइनली प्रोटीन बनता है। तो ये जो है वो 2 स्टेप में होता है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता, ठीक है। डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता, बल्कि डीएनए से क्या बनता है? पहले एमआरएनए, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। दैट इज द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, और ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इन केस ऑफ यूकैरियोट। बट प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस ही नहीं होता, ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती। तो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म में। फिर उसके बाद एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। देन एमआरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। और हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स पे होता है, और ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो प्रोसेस कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म। तो डीएनए इज लाइक अ बॉस इन दिस केस। जैसे कि बॉस अपने केबिन में बैठ के सारी इंस्ट्रक्शन देता है और वर्कर उसका काम करते हैं, वैसे ही डीएनए भी यहाँ पे अपने केबिन में यानी न्यूक्लियस में बैठ के इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर कर रहा है किसको? एमआरएनए को। देन एमआरएनए केबिन के बाहर यानी न्यूक्लियस के बाहर आ रहा है, और फिर ऑफिशियल लेवल पे यानी साइटोप्लाज्म में अपना काम कर रहा है, कैरी आउट, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन जो कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एंड एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन इज द होल प्रोसेस कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा, और सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद हम बात करते हैं रेट्रोवायरसेस की। रेट्रोवायरसेस में हमें पता है रेट्रो का मतलब होता है आरएनए, और वायरस का मतलब होता है दैट इज द क्या बोल सकते हैं? इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म, जो कि जनरल बाहर वर्ल्ड में जब वो बॉडी के बाहर होते हैं इनएक्टिव होते हैं, जब वो बॉडी के अंदर होते हैं देन एक्टिव होते हैं। तो सेमी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो कुछ वायरसेस में रेट्रोवायरसेस इसीलिए बोला जाता है कि रेट्रो का मतलब होता है आरएनए। आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। जनरली हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, बट वायरसेस ऐसे कुछ वायरसेस होते हैं, प्लांट वायरस, एचआईवी वायरस एनिमल के केस में, इन वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इन केसेस में क्या होता है? आरएनए से पहले डीएनए बनता है, ठीक है। आरएनए से पहले क्या बनेगा? डीएनए, क्योंकि अब डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन बोला था। तो यहाँ पे आरएनए से डीएनए बन रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कैसा हो रहा है? रिवर्स। तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। फिर ये जो डीएनए है ये एमआरएनए बनाता है, देन ट्रांसक्रिप्शन होता है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये हम देखते हैं रेट्रोवायरसेस में होता है। इस फिनोमिना को दुनिया के सामने रखने वाले साइंटिस्ट है टेमिन, ठीक है, इन्होंने बताया था। एग्जाम्पल हमने देखा एचआईवी वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। इन वायरसेस में हम देखते हैं कि पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, देन ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है, और देन ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब इसके बाद ये सेंट्रल डोग्मा हमने डिस्कस कर लिया। प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोट का तो हमने देख ही लिया कि सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। और वायरसेस में हमने देखा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन पे। तो ट्रांसक्रिप्शन इस वर्ड का मीनिंग क्या है दोस्तों? पहले से समझो इसको। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग होता है ट्रांसक्राइब करना, यानी टू कॉपी करना। तो डीएनए के ऊपर जो भी कोडिंग है उसको कॉपी किया जाता है किस पे? आरएनए पे। तो डीएनए के ऊपर जो भी जीन्स के फॉर्म में मैसेज है उस मैसेज को कॉपी करते हैं आरएनए पे, एंड देन आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो पहले हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, दैट इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए टू कॉपी द कोडिंग प्रेजेंट ऑन द डीएनए ऑन द आरएनए। We have to copy the coding of DNA on RNA. It is called as transcription. The process is taking place inside the nucleus. Correct. अब हम देखते हैं एक जीन का स्ट्रक्चर, एक डीएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए पे बहुत सारे जीन्स होते हैं,
बहुत सारे मिलियंस, हम बोल सकते हैं मिलियंस तो नहीं, बट थाउजेंड्स ऑफ जीन कैन बी प्रेजेंट ऑन द डीएनए। सो एक डीएनए पे बहुत सारे जीन होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का नहीं होता। मतलब एक पूरे डीएनए पे अगर हम मान ले 500 जीन है तो पूरे 500 जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। एक ही एमआरएनए नहीं बनेगा जिसपे 500 जीन हो। तो ऐसे छोटे छोटे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है। मतलब एक जीन का एक एमआरएनए बनेगा, दूसरे जीन का दूसरा एमआरएनए बनेगा, तीसरे जीन का तीसरा एमआरएनए बनेगा। तो ये कंसेप्ट है, ध्यान रखो। एक साथ बहुत सारे जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, सिर्फ केवल एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। एक जीन का एक एमआरएनए बनता है। तो डीएनए पे ऐसे बहुत सारे कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। कोडिंग सीक्वेंस को हम बोलते हैं जीन, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस में कुछ भी नहीं होता, वो ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। ठीक है, तो कोडिंग सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि ये जो जीन है, एक जीन हमने कंसीडर कर लिया, इस जीन को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्योंकि इस चीज का अभी ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। इस जीन का हम देखेंगे एमआरएनए बनने वाला है। ठीक है, तो इसी को हम ट्रांसक्राइबिंग यूनिट या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी बोलते हैं या जीन भी बोलते हैं। अब ये जो जीन होता है, हर जीन में 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन जहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो बाइंड होती है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिससे एमआरएनए सिंथेसाइज होगा, वो एमआरएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम कहां पे बाइंड होगी? पीप यानी प्रमोटर रीजन पे। इसके बाद होता है स्ट्रक्चरल रीजन, यानी इसको स्ट्रक्चरल जीन भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल रीजन एक्चुअल कोडिंग कंटेन करता है। मतलब वो कोडिंग जिससे अमीनो एसिड स्पेसिफाई होंगे और जिससे प्रोटीन बनेगा। कैसा प्रोटीन बनना है, कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होना है, ये पूरी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चरल जीन पे होती है। नेक्स्ट होता है टर्मिनेटर रीजन, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है, एंड होता है। इस पॉइंट पे आके ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, एमआरएनए सिंथेसाइज हो जाता है। तो ये 3 रीजन्स में हम देखते हैं कि डीएनए डिवाइड हुआ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन होने की ये जो प्रोसेस है, ये आप देख रहे हैं, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये जीन है। जीन में यहाँ पे कहीं प्रमोटर रीजन था, तो प्रमोटर रीजन पे कौन बाइंड हुआ? आरएनए पॉलीमरेज, करेक्ट। और फिर उस जगह पे उसने डीएनए को ओपन अप कर दिया। ठीक है, अब डीएनए पे 2 स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम रन कर रहा है और दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम रन कर रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में से कौन से स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज किया जाए। मतलब कौन से स्ट्रैंड पे एमआरएनए बनाएंगे हम, क्योंकि एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए डीएनए का। जो डीएनए पे कोडिंग है वही एमआरएनए पे आनी चाहिए। तो ऐसे में जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड होता है, इस स्ट्रैंड को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। मतलब इसकी जो कोडिंग है वो एमआरएनए पे नहीं आएगी। अगर मान लो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी होगा। जैसे हमने देखा है कि कोडिंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो यहाँ पे अगर टी है तो यहाँ पे ए होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग में ये जो कोडिंग है टी ए सी, ये कोडिंग एमआरएनए पे नहीं आएगी, इसीलिए इसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं या एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। क्योंकि ये जो स्ट्रैंड है इसकी कोडिंग एमआरएनए पे आएगी क्या? नहीं। तो एमआरएनए पे किसकी कोडिंग आनी चाहिए? ए टी जी। ये जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है, ये वाली कोडिंग हमको एमआरएनए पे चाहिए। एमआरएनए पे हमको चाहिए पहला ए, फिर टी, फिर जी, ये कोडिंग चाहिए। तो ये कोडिंग अगर हम यहाँ पे एमआरएनए बनाएंगे तो टी के अपोजिट में तो ए आ जाएगा, जी के अपोजिट में सी आएगा, तो हमारे एमआरएनए वैसे बनेगा क्या? नहीं। तो डेफिनेटली हमको एमआरएनए अगर सिंथेसाइज करना है तो हमें कौन सा स्ट्रैंड यूज करना पड़ेगा? एंटी सेंस स्ट्रैंड यानी नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अगर अब यहाँ पे हम एमआरएनए इसको एज अ टेम्पलेट यूज करेंगे, इसको हम क्या यूज करेंगे? टेम्पलेट। टेम्पलेट यानी इस स्ट्रैंड के ऊपर हम एमआरएनए बनाएंगे। तो ए के जगह क्या आएगा? टी आएगा एमआरएनए पे, सी के जगह क्या आएगा? जी आएगा, और टी के जगह क्या आएगा? ए आएगा। मतलब जो एमआरएनए हमको मिलेगा वो मिलेगा ए टी जी, ऐसा एमआरएनए हमको मिलेगा। तो बेसिकली हम एमआरएनए कौन से स्ट्रैंड पे सिंथेसाइज करते हैं? ऑन द एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। ठीक है, सो इट इज अ पॉइंट, इट इज अ कंसेप्ट वी हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, कीप इन माइंड दैट always mRNA is synthesized on the antisense strand of DNA। उसके बाद हम देखते हैं ऑलवेज एमआरएनए का सिंथेसिस जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। हमें पता है 5 प्राइम 3 प्राइम पे 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप फ्री होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड इजीली ऐड हो सकते हैं। तो हमेशा जो डायरेक्शन होगी प्रोसेसिंग की या बनने की, ठीक है, वो कैसी होगी? न्यूक्लियोटाइड एडिशन की, फॉर्म 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ऐसे बनते हुए जाएगा इस डायरेक्शन से आरएनए। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। इसके बाद हम देखते हैं
दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड हमने पढ़ लिया, सेंस एंटी स्ट्रैंड, स्ट्रैंड का भी हमने कंसेप्ट पढ़ लिया। कोडिंग स्ट्रैंड को ही सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं और नॉन कोडिंग को एंटी सेंस। तो एंटी सेंस स्ट्रैंड पे एमआरएनए सिंथेसाइज होता है, ठीक है, फ्रॉम 5' टू 3' डायरेक्शन। ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन भी क्या है, 5' टू 3'। रेप्लिकेशन हमने पढ़ा था, उसका भी डायरेक्शन क्या है, 5' टू 3'। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम यूज होती है, जो प्रमोटर रीजन पे बाइंड होती है, वो 3 टाइप की होती है। 3 टाइप की एंजाइम इसीलिए ताकि 3 टाइप के आरएनए बन सके। तो अगर हमको आरएनए बनाना है तो हमें डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम यूज होती है वहां पे। मतलब अगर आरएनए बनना है तो पॉलीमरेज 1 एंजाइम यूज होती है। आरएनए हमको पता है राइबोसोमल सिक्रीशन में हेल्प होता है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम जो है वो कौन सा आरएनए बनाएगी, एमआरएनए। एमआरएनए बनने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम यूज होती है। वहीं पे आरएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम यूज होती है टीआरएनए बनाने के लिए। तो ऐसे में अगर तुम याद रखना है तुमको 1 2 3 तो याद रहता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। और उसके साथ एक ट्रिक अगर बताऊं तो आरएमटी, ये सीक्वेंस याद रखना, आरएमटी, R1 M2 और T3। अगर फिर भी याद नहीं रहता, हमारे घर में एक चावल का ब्रीड आता है, दैट इज एचएमटी करके एक चावल आता है। तो एचएमटी, एच के जगह आर हम डाल देते हैं तो वो आरएमटी हो जाता है। और उस तरीके से तुम याद रखते हो कि पहला आर है तो आर के लिए पॉलीमरेज 1, एम के लिए पॉलीमरेज 2 और टी के लिए पॉलीमरेज 3। मैं तो ऐसे याद रखता हूं भाई, ठीक है। अब आते हैं एक अगेन दूसरे कंसेप्ट पे। अब जो डीएनए है, वो डीएनए का जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, या वो पार्ट जिसपे ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस पार्ट को हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं, द एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का वो फंक्शनल पार्ट जो कि कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। अब ये सिस्ट्रॉन जो है, इसी को जीन भी बोल सकते हैं। तो कुछ जो जीन है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं और कुछ जो जीन है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। इसका कंसेप्ट समझते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन के ऊपर सिंगल स्ट्रक्चरल जीन होगा। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है वो सिंगल होगा, मतलब ये जो प्रोटीन बनाएगा वो एक ही प्रोटीन बनेगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। एक मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन अगर है तो उस पे सिंगल स्ट्रक्चरल जीन है, मतलब प्रमोटर रीजन एक है, स्ट्रक्चरल जीन भी एक है और टर्मिनल पॉइंट भी एक ही है, सब एक एक है। तो इसका एमआरएनए भी एक ही बनेगा और प्रोटीन भी एक ही बनेगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन एक है तो प्रोटीन एक ही बनेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर मोनोसिस्ट्रॉनिक के जगह पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन अगर हम बात करते हैं, तो पॉली का मतलब मेनी, सिस्ट्रॉन का मतलब स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ जीन। तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन जब होंगे तो एक स्ट्रक्चरल जीन से एक प्रोटीन बन रहा था, बट यहाँ पे अब 2-3 स्ट्रक्चरल जीन है तो 2 या 3 प्रोटीन बनेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट क्या बनता है यहाँ पे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन में स्ट्रक्चरल जीन बहुत सारे होंगे, मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स आते हैं, ठीक है। बट अभी एमआरएनए एक ही बनेगा। देखो प्रमोटर रीजन एक है तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज ऐड होगा यहाँ पे, और क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन है तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स पे से वो रन करेगा, टर्मिनल पॉइंट तक पहुंचेगा, यानी एक ही एमआरएनए बनेगा। लेकिन एक एमआरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन कितने बनेंगे, 3 टाइप के प्रोटीन बनेंगे अगर 3 स्ट्रक्चरल जीन थे, मतलब पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये हम लैकोपेरॉन में भी देखेंगे। तो लैकोपेरॉन अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखते हैं कि 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, Z, Y एंड A। ऐसे 3 अलग अलग प्रोटीन बनते हैं। तो 3 अलग अलग प्रोटीन यानी मेनी प्रोटीन्स are synthesized from single mRNA. This kind of phenomena is called as polycistronic gene. अब इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं, डिटेल में हम ट्रांसक्रिप्शन अभी देखने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर रीजन पे बाइंड होती है। दूसरा एलोंगेशन, जहां पे ये फॉर्क फॉर्म होता है इस तरीके का बबल, और इसमें एंटीसेंस स्ट्रैंड पे एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। और तीसरा होगा एलोंगेशन, एलोंगेशन तो हो गया। तीसरा होगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जहां पे इस पॉइंट पे आके हमारा आरएनए जो है वो कंप्लीटली सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अभी देखते हैं दैट इज ट्रांसक्रिप्शन की एक्चुअल प्रोसेस। जैसे कि हमने बोला ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो सबसे पहले इनिशिएशन में हम क्या देखते हैं, जो प्रमोटर रीजन होता है हमारा डीएनए का, डीएनए में जीन का प्रमोटर रीजन होता है, यहाँ पे एक एंजाइम बाइंड करती है। इस एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करती है प्रमोटर रीजन पे और डीएनए को उस पॉइंट पे अनवाइंड करती है, मतलब जो डीएनए उस पॉइंट पे हम देखते हैं हेलिकल होता है, उसको खोलती है, अंदर से ओपन अप करती है। अब अंदर से ओपन अप करती है, जैसे कि हमने देखा था लास्ट टाइम रेप्लिकेशन में, उसके लिए हेलिकेज यूज होता था, लेकिन यहाँ पे सभी काम एक सिंगल एंजाइम कर रही है।
डीएनए को ओपन भी यही एंजाइम कर रही है और उसमें न्यूक्लियोटाइड का एडिशन भी यही एंजाइम कर रही है। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये डीएनए जो है ओपन अप हो जाता है। इसमें हम देखते हैं 2 स्ट्रैंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक स्ट्रैंड है। तो हमने बोला था ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है इसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, इसी को एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं और इसी को एज अ टेम्पलेट हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? टेम्पलेट। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक एंटीसेंस स्ट्रैंड को यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में जो है वो एडिशन होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। मतलब एलोंगेशन के स्टेप में 1 बाय 1 एक एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड होते जाता है। तो एडेनिन है तो एडेनिन के अपोजिट में क्या ऐड होना चाहिए? थाइमिन। बट हमें पता है आरएनए में थायामीन जो है वो रिप्लेस होता है किससे? यूरासिल से। तो जब आरएनए यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में पहला कौन ऐड होगा? यूरासिल। ठीक है, थायामीन है तो थायामीन के साथ अपोजिट में एडेनिन दूसरा। ठीक है, फिर थायामीन के अपोजिट में एडेनिन, फिर एडेनिन के अपोजिट में थायामीन। थायामीन यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है अगेन यूरासिल से। फिर ग्वानिन की जगह साइटोसिन और साइटोसिन के अपोजिट ग्वानिन। ऐसे एक आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होगा और ये आरएनए पॉलीमरेज फिर आगे आगे बढ़ेगा टर्मिनेट पॉइंट की तरफ और वैसे वैसे ये जो आरएनए है वो नीचे आते जाएगा और ये आगे आगे बढ़ते जाएगा और आगे आगे ये ओपन अप होते जाएगा स्ट्रैंड और 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड होते रहेंगे। फाइनली हम देखते हैं टर्मिनेशन। जब न्यूक्लियोटाइड आगे आगे ये पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के ऊपर रन कर रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस, तो ऐसे में हम देख रहे हैं एमआरएनए जो है वो सीक्रेट होते 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 जा रहा है। ये पहले यहाँ का एमआरएनए था, ये यहाँ का, ये यहाँ का, अब ये यहाँ का बन गया। फाइनली ये कौन से पॉइंट पे पहुंचता है? टर्मिनेटर पॉइंट पे। और जैसे ये टर्मिनेटर पॉइंट पे पहुंचता है तो टर्मिनेटर पॉइंट पे पहुंचने के बाद इस चीज में ये जो एमआरएनए है वो यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है, अलग हो जाता है। टर्मिनेटर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे एमआरएनए में आगे कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होते, वो वहां से टर्मिनेट हो जाता है, निकल आता है बाहर। अब जब एमआरएनए निकल आया है तो डीएनए भी बाहर निकल आता है और उसके बाहर अगेन पॉलीमरेज भी अलग हो जाता है। तो तीनों की तीनों चीजें यहाँ पे डिसोसिएट हो जाती है, अलग हो जाती है एक दूसरे के से और ये प्रोसेस जो है खत्म हो जाती है। तो जब सबसे पहले यहाँ पे आरएनए बाइंड होता है प्रोमोटर रीजन पे तो एक फैक्टर के वजह से बाइंड होता है, एक प्रोटीन की वजह से बाइंड होता है, दैट इज सिग्मा प्रोटीन। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। सिग्मा प्रोटीन, सिग्मा फैक्टर वो एक पार्ट होता है दैट इज फॉर बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द डीएनए। और उसके बाद यहाँ पे ये एलोंगेशन कैरी आउट करने वाला भी कौन है? आरएनए पॉलीमरेज। और उसके बाद टर्मिनेटर जो है वो टर्मिनेटर पॉइंट पे ये टर्मिनेट होता है, मतलब वहां से तीनों चीजें एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाती है। ये यूकैरियोट का हुआ। लेकिन प्रोकैरियोट में जब टर्मिनेशन होता है तो यहाँ पे एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम बोलते हैं रो फैक्टर। ये रो का साइन है, रो फैक्टर से हम यहाँ पे देखते हैं कि टर्मिनेशन होता है। ये भी एक तरीके का प्रोटीन होता है स्पेशली जिसकी वजह से टर्मिनेशन होता है प्रोकैरियोट से। तो फाइनली हमारा एमआरएनए बनके जो है वो तैयार हो जाता है। अब एमआरएनए जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं मैच्योर नहीं होता। इसको हेटेरोन्यूक्लियर एमआरएनए भी बोलते हैं, आप प्री मैच्योर आरएनए भी बोलते हैं। प्री मैच्योर आरएनए बोलो या एचएनआरएनए बोलो। आपने बहुत बार बुक में ये पढ़ा होगा एचएनआरएनए। तो एचएनआरएनए भी बोला जाता है हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए या फिर प्री मैच्योर आरएनए, बिकॉज ये आरएनए अभी भी फंक्शनल नहीं है, अभी भी ये आरएनए प्रोटीन बनाने के लायक नहीं हुआ है। तो प्रोटीन बनाने के लायक होने के लिए इसको मैच्योर होना जरूरी है और मैच्योरेशन के लिए 3 प्रोसेसेस से होकर इसको गुजरना होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए। अब आरएनए का प्रोसेसिंग होगा मतलब आरएनए जो है मैच्योर होगा। तो अब आरएनए जो है उसमें कुछ, जैसे हमने बोला डीएनए कुछ सीक्वेंस से बना है, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस। मतलब डीएनए में कुछ सीक्वेंस है जो कि प्रोटीन के लिए कोड करते हैं और कुछ सीक्वेंस है जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। तो उसी से आरएनए बना है। तो इसमें भी सिमिलरली कुछ सीक्वेंस होगा जो कोड करेगा, कुछ सीक्वेंस होगा जो कोड नहीं करेगा। तो हमें जो कोड नहीं करने वाला सीक्वेंस है उसको निकालना होता है बाहर, मतलब वो निकलता है बाहर अपने आप। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो ये 3 प्रोसेसेस से होकर गुजरता है जिसमें कोडिंग सीक्वेंस को हम बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन का मतलब है कोडिंग सीक्वेंस और इंट्रॉन्स का मतलब है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, दैट इज हमारे बॉडी में होता क्या है एक्चुअली, जब प्रोसेसिंग होती है एमआरएनए की तो यहाँ पे इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है पहली प्रोसेस में, जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग में क्या है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। वी रिमूव द इंट्रॉन्स फ्रॉम द एमआरएनए, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन
क्या बोल सकते हैं, प्रोटीनिशियस एंजाइम, जिसको हम स्प्लाइसोसोम भी बोलते हैं। तो कुछ प्रोटीन का यहाँ पे बाइंडिंग होती है, जिसको हम स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं। और स्प्लाइसोसोम क्या करता है, इसका एक लूप बना देता है इंट्रॉन्स का, और ये इंट्रॉन्स यहाँ से कट के अलग हो जाते हैं और ये लाइगेज एंजाइम के मदद से जुड़ जाते हैं। तो ये पूरा डीएनए जो है अब एमआरएनए, पूरा का पूरा एमआरएनए जो है वो एक्सॉन से बना है। और फाइनली हम बोलते हैं हमारे एमआरएनए पे अब कोई भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस यानी कोई भी इंट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। नाउ इट इज क्वाइट रेडी। अभी ये आगे मैच्योरेशन के लिए और अच्छा रेडी हो चुका है, पहली प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस है कैपिंग। अब नॉन कोडिंग सीक्वेंस निकल चुका है स्प्लाइसोसोम की मदद से, अब बचा है कैपिंग। कैपिंग जो है वो 5 प्राइम एंड जो होता है एमआरएनए का, उस 5 प्राइम एंड पे मिथिल ग्वानोसिन कैप ऐड होती है। इसका फुल फॉर्म हम लिख लेते हैं, मिथिल ग्वानोसिन। अब ये ट्रांसलेशन में काम में आता है। मिथिल ग्वानोसिन ये जो कैप है वो ट्रांसलेशन में काम आता है। इसके बाद हम जो लेक्चर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का, उसमें उसको डिस्कस करेंगे। तो मिथिल ग्वानोसिन कैप ऐड होना at the 5 prime end of the mRNA is called as capping. Now in the final step, that is polyadenylation, at 3 prime end many adenine nucleotides are added. Many number of adenine nucleotides जो है वो ऐड होते हैं 3 प्राइम एंड पे। ये भी ट्रांसलेशन के टर्मिनेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन होता है जहाँ पे प्रोटीन चेन बन के तैयार हो जाती है पूरी तरीके से, उस पॉइंट पे ये काम में आता है। तो अब ये जो एमआरएनए बना है आफ्टर स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, आफ्टर कैपिंग, एडिशन ऑफ मिथिलेटेड कैप, आफ्टर पॉलीएडिनिलेशन, एडिशन ऑफ नंबर ऑफ एडेनिन एट द 3 प्राइम एंड। नाउ दिस mRNA with the guanosine cap, all the exons and adenine at the end. This kind of mRNA is the fully matured mRNA in the body. Now this mRNA is totally functional for secretion of proteins. अब ये mRNA पूरी तरीके से अवेलेबल है या पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं काबिल है प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन हमारे बॉडी में होता है, जिसके कारण आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होती है। ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, तो पूरा का पूरा ही प्रोसेस यहाँ पे हम देखते हैं। इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस एंड फुल्ली मैच्योर्ड एमआरएनए कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन, दैट इज फॉर द सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन। इसके लिए ये जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इन चीजों के लिए इमेजिनेशन पावर का होना बहुत जरूरी है। आप जितनी ज्यादा चीजों को इमेजिन करोगे, जितनी ज्यादा अपने माइंड में उसके कार्टून्स बना के उसको समझोगे, उतना जल्दी आपको ये चीजें समझ में आएगी। इसके अलावा अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो मैं इसका एक एनिमेशन लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेकआउट करिए। बिल्कुल आपको एनिमेशन देखने के बाद आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक बोर्ड पे ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो एक एनिमेशन से भी अगर आप समझते हो, पहले मेरा ये लेक्चर देखने के बाद आप अगर वो एनिमेशन देखते हो तो आपको चीजें और क्लियरिटी के साथ समझेंगी। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करे बिना जाइएगा मत। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बार बार लेके आऊँ तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए। और जो भी नए मेंबर हमारे ग्रुप पे आते हैं, भाई प्लीज सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाने, मतलब सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। जरूरी इन द सेंस आपको अगर लगता है नॉलेजेबल है तो जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।